you tensed about your board examinations? Well, relax. We have got you covered. Your board examinations are fostering. OL Experts is launching a special crash course batch Target Term 2. For students of classes 10th and 12th, we will be offering live lectures, doubt clearing sessions, and mind map discussions absolutely free. So what are you waiting for? Join us for proper guidance from our faculties in various subjects, which will boost your score and help you fuel your flight for success. Hello students, welcome back to OL Experts. I hope you people are doing well and preparing well for your exams और हम OL Expert की faculty आपकी help कर पा रहे हैं उस चीज में. So today we will be beginning with how the microbes are helpful as biocontrol agents as well as biofertilizers. So सबसे पहले अगर बात करें about biocontrol agents, तो एज द नेम सजेस्ट यहाँ पे पता ही चल रहा है कि बायोकंट्रोल एजेंट्स का मतलब है ऐसे एजेंट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं. सो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल ऑफ पैथोजेनिक इंसेक्ट्स या पैथोजेनिक माइक्रोब्स विच में कॉज इन्फेक्शन, या इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, निमेटोड्स जो कि हार्म करते हैं प्लांट्स को या क्रॉप्स को या फील्ड्स को और पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं. वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द वीड्स जो कि कॉम्पिटिटिव होते हैं और compete करते हैं विद द यूजफुल क्रॉप्स, और ये बिल्कुल भी इकोनॉमिकल या यूजफुल नहीं होते हैं एंड दे compete विद द यूजफुल क्रॉप्स और उनकी जो यील्ड होती है उसको ये कम कर देते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट बायोकंट्रोल एजेंट, सबसे पहले तो वी नीड टू टॉक अबाउट पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है टू कंट्रोल द पेस्ट. However, जब भी हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ हार्म्स जो कि पेस्टिसाइड्स डायरेक्टली इनकर करते हैं टू द सॉइल, टू द ऑर्गेनिजम्स, टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. पोल्यूशन कॉज करते हैं, राइट, एंड दे मे ऑल्सो कॉज बायोमैग्निफिकेशन, आगे अक्यूमुलेशन हो जाता है पेस्टिसाइड्स का, एंड दैट इज वाई केमिकल पेस्टिसाइड्स को यूज करना इज अ ड्रॉबैक इन दिस केस. Right, and that is why we need to use biocontrolling. Biocontrol agents हम लोगों को use करने चाहिए so that हम जो natural predation होता है, nature में exist करता है, उसको use करें to get rid of pests and weed, and वो obviously less polluting होता है, ज़्यादा economical होता है, pollution कम cause करता है, and it also does not kill the useful microbes. तो अगर हम सबसे पहले pesticides की बात करें, these are chemicals जो हम लोग use करते हैं. they are highly toxic, highly polluting. ठीक है, अब polluting अगर ये हम soil में डालते हैं तो soil pollution cause करता है. then अगर water के through ये run off हो जाता है into the water streams, then it causes water pollution. ठीक, अगर soil में बहुत time तक रहता है, then it may accumulate into the groundwater also, it may seep down into the groundwater. So groundwater pollution भी is an important drawback of using these chemical pesticides, right? इसके अलावा बहुत हद तक ये जो chemical pesticides यूज किए जाते हैं वो decomposable नहीं होते. The decomposers cannot act on them, they cannot be decomposed, right? एंड उसकी वजह से ये फर्दर अक्यूमुलेट होते जाते हैं इनटू द फूड चेन. जैसे जैसे हायरार्की पे आगे आगे ट्रॉपिक लेवल्स मूव करते हैं, these pesticides they keep on accumulating within the tropic levels, यानी कि बायोमैग्निफिकेशन कॉज होता है, राइट. सो इन्हीं सब ड्रॉबैक्स होने की वजह से ऑब्वियसली बिकॉज दे आर टॉक्सिक, तो अक्यूमुलेशन या फर्टिलिटी जो होती है वो भी सॉइल की घट जाती है, राइट. क्रॉप्स की यील्ड वगैरह घट जाती है, एक्सेट्रा. सो इन्हीं सब को प्रिवेंट करने के लिए हमें यूज करने हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स, और उसमें माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल होता है. सो द बायो कंट्रोलिंग इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दीज पेस्ट बाय यूजिंग their natural predation techniques and instincts, and the biocontrol agents are the microbes which play a role in this process, right?
सो बेसिकली अगर जब हम बायो कंट्रोल की बात करते हैं तो ऐसे तो हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का पढ़ा भी हुआ है, जैसे बीटल्स जो होते हैं वो एफिड्स पे उनके नेचुरल प्रीडेटर्स होते हैं। ऐसा हम कंजर्व कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को, हम नेचर में इंटरवीन नहीं कर रहे हैं, और नेचुरल प्रीडेशन टेक्निक से ही जो पैथोजेंस हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, जो वीड्स हैं, उनका वी आर गेटिंग रिड ऑफ देम, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट गंबूसिया फिश, उसके बारे में भी हमने बात करी थी कि कैसे वो स्टैग्नेंट वाटर में जो लार्वे वगैरह प्रेजेंट होते हैं मस्कीटो के, उन पर फीड करता है, राइट। ड्रैगन फ्लाई ऑल्सो दे फीड ऑन मस्कीटोज, गेट रिड ऑफ देम, राइट। सो यहाँ पर तो हम बात करें अबाउट मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, हाउएवर देयर आर वेरियस माइक्रोब्स ऑल्सो विच एक्ट फॉर बायो कंट्रोलिंग, दे एक्ट एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। इसमें भी अगर हम बात करें देयर आर वीडिसाइड्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स जो रोडेंट्स यानी कि बड़े ऑर्गेनिजम्स पे, रैट्स वगैरह पे एक्ट करते हैं। देन निमेटोसाइड्स जो कि निमेटोड्स पे एक्ट करते हैं, दे आर ऑल्सो एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर क्रॉप्स एंड फील्ड्स और बहुत लॉसेस क्रिएट करते हैं द निमेटोड इन्फेक्शंस, राइट। सो बायो कंट्रोल इन सब का काम कर सकता है इफ यूज्ड जुडिशली एंड ऑब्वियसली इट इज मोर इकोनॉमिकल एंड लेस पोल्यूटिंग एज वेल। देखो काफी बार क्या होता है ना, पेस्टिसाइड्स यूज करने की वजह से जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो तो किल होते ही होते हैं, यूजफुल माइक्रोब्स भी काफी हद तक किल हो जाते हैं। लेकिन जब हम बायो कंट्रोल यूज करते हैं तो बिकॉज नेचर ने इनको ऐसे बनाया होता है कि ये अपनी नेचुरल प्रिडेशन टेक्निक्स या इंस्टिंक्ट्स यूज करते हैं, सो इनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो ब्रॉड नहीं होता है, इनफैक्ट इट हैज अ नैरो स्पेक्ट्रम एंड दे स्पेसिफिकली फीड ऑन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, राइट। अब आगे इफ वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स, तो हम 3 ग्रुप्स में पढ़ सकते हैं। फंगस में जो 2 एग्जाम्पल्स तुम्हारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इनके नाम तुम्हें याद करने हैं, फाइटोफथोरा, पैल्मेवोरा, राइट। दिस इज वन फंगस, यहाँ पे शो किया गया है, इट्स image in the microscope, and this here is trichoderma, ठीक है। फाइटोफथोरा जो होता है ना, ये मिल्क वीड पर एक्ट करता है, मिल्क वीड को किल कर देता है। मिल्क वीड एक्चुअली आर वीड प्लांट्स जो कि सिट्रस ऑर्चर्ड्स में बहुत ग्रो करते हैं, सो बेसिकली सिट्रस फ्रूट्स को डिस्ट्रॉय करना या फिर रादर उनसे compete करना ताकि उनकी यील्ड कम हो जाए या उनके फ्रूट्स बहुत छोटे हुए, तो उस केस में ये it can be used as a natural predator, natural infecting agent for the milkweeds, and the milkweeds can be controlled in citrus orchards, right. Then there is trichoderma. Trichoderma basically क्या करता है, हाइफे बनाता है around the plant roots, और हाइफे की वजह से जो पैथोजेंस होते हैं वो अटैक नहीं कर पाते हैं रूट्स को, and that is how it protects various plants by forming hyphae, a network of hyphae around roots. As you can see here, जो पूरी रूट होती है वो कवर कर ली जाती है, because of which the pathogens are unable to enter or attack. So it keeps the pathogenic bacteria, germs, viruses, etc. away from the plant, right? So these were the 2 examples of fungus that you should know. Then viruses के केस में एक specific group है, baculovirus, ठीक है, जिसमें ये प्रिडेटरी वायरसेस फाइंड होते हैं या पैथोजेनिक वायरसेस फाइंड होते हैं, जिस में डायरेक्टली ये कुछ स्पेक्ट्रम, कुछ नैरो स्पेक्ट्रम लार्वे पे वर्क करते हैं, larvae of ant, wasps, beetle, etc. So basically they do not harm the animals or the plants जो कि fields में grow कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका जो spectrum होता है action का वो काफी narrow होता है. So they basically act on larvae of ant, wasps, and इनको prevent करते हैं from causing infections, from destroying the crops. इसमें specifically एक नाम याद रखना, न्यूक्लियोहिड्रोवायरस, right? It acts on the larvae of ant, wasp, beetle, etc. Right? Then there is bacteria. Bacteria का example है Bacillus thuringiensis. इसको तुम्हें याद रखना है BT शॉर्ट में. एक्चुअली इसको BT इसलिए बोला गया है क्योंकि इसी के थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमने BT कॉटन, BT ब्रिंजल जैसे क्रॉप्स, राइट,
जैसे क्रॉप्स हम लोगों ने इस्टेब्लिश किए हैं, प्रोसेस किए हैं, एंड देन दे आर बीइंग यूज्ड एज डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स. सो बैसिलस thuringiensis में एक्शन कैसे होता है? बेसिकली इसके अंदर, इस सेल के अंदर एक क्राई जीन होता है, ठीक है, जो बनाता है क्राई प्रोटीन, राइट. अब देखो क्राई प्रोटीन का बेसिक काम क्या होता है, ये बेसिकली पोर्स क्रिएट करता रहता है मेम्ब्रेन में, ठीक है. लेकिन जब ये बैक्टीरिया के अंदर होता है ना, तो ये बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है. हाउएवर जब इस बैक्टीरिया को, या फिर फॉर दैट मैटर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हमने जब कॉटन में ये बीटी टॉक्सिन डाला या ब्रिंजल में ये बीटी टॉक्सिन डाला, तो ये इनको तो हार्म नहीं करता है क्योंकि ये इनएक्टिव होता है. लेकिन जब इन पे बोलवर्म्स या फिर एफिड्स वगैरह या बीटल्स वगैरह फीड करते हैं, तो इन ऑर्गेनिजम्स के गट में जाकर ये बीटी टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाता है, राइट. और उनके गट की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो इनर लाइनिंग होती है, उसमें छोटे छोटे से पोर्स बनाने लगता है, बेसिकली उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है, उनका टिश्यू डिस्ट्रॉय करने लगता है, बिकॉज ऑफ विच द ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन सच बैक्टीरिया और सच प्लांट्स, राइट, इट बिगिंस टू डाई. और इसीलिए बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल्स, देयर आर सेवरल अदर प्लांट्स जो कि बनाए गए हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस बीटी टॉक्सिन इन देम, so that they become resistant to various bollworms, various aphids and other organisms like these, जिनके गट में जाकर ये बीटी टॉक्सिन एक्टिवेट करके उनको मार देता है, राइट. So that was about a bacteria that you must remember. However, बैक्टीरिया के केस में क्राई प्रोटीन इनएक्टिवेटेड रहता है, राइट. अच्छा, अब हो क्या गया है कि ये बैक्टीरिया जो है ये स्पोर्स के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, तो इसके साथ पानी मिलाया जाता है इसके स्पोर्स के साथ, और इनको स्प्रे कर दिया जाता है ऑन द प्लांट्स, एंड दैट इज हाउ द प्लांट्स रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अटैक ऑफ सच इंसेक्ट्स एंड पैथोजेंस, राइट. ऑर्गेनिक फार्मिंग. सी, ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमें ऑर्गेनिक फूड मिलता है जिसमें सबसे कम मात्रा में केमिकल्स यूज हुए होते हैं. ऑर्गेनिक का वर्ड ही होता है नेचुरल, है ना. तो इसमें क्या होता है, नेचुरल प्रोसेसेस को यूज करके फूड्स, क्रॉप्स वगैरह उगाए जाते हैं, एंड देयर इज मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ केमिकल्स. ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेसिकली हम लोग इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को यूज करते हैं. इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स जो हम कंसिडर कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कल्चरल एस्पेक्ट. कल्चरल एस्पेक्ट में बेसिकली हम लोग जब क्रॉप्स उगाते हैं तो उनकी स्पेसिंग कैसे होनी चाहिए, सो दैट हर क्रॉप को सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिले, या फिर स्पेसिंग इतनी होनी चाहिए कि अगर एक क्रॉप इन्फेक्ट होता है पैथोजन से, तो द पैथोजन डज नॉट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्रॉप अफेक्टिंग इट ऑल्सो. सो इनफ स्पेसिंग शुड बी देयर ताकि पैथोजन्स को भी हम लोग रोक सकें, और इनफ न्यूट्रिएंट्स, इनफ स्पेस, इनफ वाटर इज प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी क्रॉप सो दैट उनकी यील्ड ऑप्टिमम हो. देन वी कैन ऑल्सो यूज अदर मेथड्स, जैसे मिक्स क्रॉपिंग यूज कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट्स को प्लांट कर सकते हैं क्योंकि वो न्यूट्रिएंट क्वालिटी भी इंक्रीज करता है. एंड जाहिर सी बात है, व्हेन देयर आर मोर देन वन प्लांट्स, तो जनरली ऐसे देखा गया है कि जो ये पैथोजेंस होते हैं, ये इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, ये बहुत स्पेसिफिकली कुछ क्रॉप्स पर फीड करते हैं. इनका जो होस्ट होता है वो भी नैरो स्पेक्ट्रम होता है. तो अगर हम क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस करेंगे या फिर हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग करेंगे, क्रॉप्स के अलग अलग टाइप्स हम लोग रोज में प्लांट करेंगे, तो अगर एक क्रॉप भी इन्फेक्ट होता है तो ज़रूरी नहीं होता है कि दूसरा भी इन्फेक्ट हो, राइट. सो इस केस में हम लोग पूरी फसल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं. कल्चरल के बाद आता है फिजिकल मेथड्स, जिसमें हम लोग फिजिकली जो रोडेंट्स वगैरह होते हैं उनको कैच एंड किल करते हैं, या फिर वीड्स जो होते हैं उनको खुरपी वगैरह से निकाला जा सकता है, राइट. सो इट यूजेस मैनुअल पावर. इसके अलावा देयर इज बायोलॉजिकल, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस ही किया कि हम लोग बायोलॉजिकल एजेंट्स या बायो कंट्रोल एजेंट्स को यूज कर सकते हैं फॉर द नेचुरल प्रिडेशन इंस्टिंक्ट्स, एंड उसके थ्रू हम रिड हो सकते हैं ऑफ वेरियस पेस्ट, वेरियस डिजीज एंड इन्फेक्शन कॉजिंग पेस्ट. एंड लास्ट आता है यूजिंग ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटीज. अब रेजिस्टेंट वैरायटीज जो है ना, वो काफी क्रॉप्स की बनाई गई हैं, जैसे शुगर केन हो गया, वीट हो गया, राइट, बार्ले वगैरह हो गया, कॉटन ऑब्वियसली अभी तुमने देखा ही, इट इज रेजिस्टेंट टू बोलवर्म, बीटी कॉटन.
तो रेजिस्टेंट वैरायटीज को अगर हम लोग मतलब रूट कॉज देखें तो जो वैरायटीज होनी चाहिए वो रेजिस्टेंट होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है पैथोजेनिक अटैक हम लोग प्रिवेंट कर पाएंगे, राइट. सो ऑर्गेनिक फार्मिंग स्पेसिफिकली इंक्लूड्स इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जब हम पेस्ट की बात करते हैं, पेस्ट कंट्रोल की बात करते हैं, एंड इट कैन बी डन इन दीज 4 एस्पेक्ट्स. नाउ लेट अस टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. विल बी राइट बैक एंड कंटिन्यू विद बायोफर्टिलाइजर्स. Are you tensed about your board examinations? Well, relax. We have got you covered. Your board examinations are fostering. OL Experts is launching a special crash course batch Target Term 2. For students of classes 10th and 12th, we will be offering live lectures, doubt clearing sessions, and mind map discussions absolutely free. So, what are you waiting for? Join us for proper guidance from our faculties in various subjects, which will boost your score and help you fuel your flight for success. Subscribe now. Are you tensed about your board examinations? Well, relax. We have got you covered. Your board examinations are fostering. OL Experts is launching a special crash course batch Target Term 2. For students of classes 10th and 12th, we will be offering live lectures, doubt clearing sessions, and mind map discussions absolutely free. So, what are you waiting for? Join us for proper guidance from our faculties in various subjects, which will boost your score and help you fuel your flight for success. Subscribe now. Are you tensed about your Alright, welcome back. Good evening to all of you, those who have joined. I hope you people are doing well and preparing well for your exams. So, आओ पढ़ लेते हैं microbes के बारे में क्या दिया हुआ है as biocontrol agents. Biocontrol refers to the use of biological methods for controlling plant diseases and pests, right? Important. In modern society, these problems have been tackled increasingly by use of chemicals, by use of insecticides and pesticides. However, these chemicals are toxic and extremely harmful to human beings and animals alike and have been polluting the environment as well. Fruits, vegetable, crop plants को भी ये pollute कर देते हैं. Our soil is also polluted through the use of weedicides to remove weeds. Biological control of pests and diseases states that in agriculture there is a method for controlling pests which relies on natural predation rather than introduced chemicals. A key belief of organic farmer is that biodiversity furthers health. The more variety a landscape has, the more sustainable it is. Right? The organic farmer therefore works to create a system where the insects, which are sometimes called as pests, are not eradicated but instead kept at manageable levels by a complex system of checks and balances. So organic farming में farmer यही believe करता है कि जितनी diversity होगी उतना sustainable होगा the field, right? Insects को पूरी तरह से खत्म नहीं करना है, उनको एक manageable level तक रखना है so that हम लोग अपने checks और balances लगा सकें within a living and vibrant ecosystem. Contrary to the conventional farming practice, which often uses chemical methods to kill both the useful as well as harmful life forms indiscriminately, this is a holistic approach and seeks to develop an understanding of webs of interaction between myriad of organisms that constitute the field fauna and flora. Organic farmer holds the view that eradication of creatures that are often described as pests is not only possible but also undesirable, for without them the beneficial predatory and parasitic insects which depend on them for food as host would not be able to survive. Right? So there is always a chain working, food chains working होती है ना, तो अगर हम लोग इन creatures को indiscriminately eradicate कर देंगे तो इनके ऊपर जो dependent host हैं या predators हैं वो obviously they'll also die, right? So it is important to keep them at a manageable level by controlling them, by checking them, however not eradicating them completely. Thus, the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides. An important part of the biological farming approach is to become familiar with the various life forms which inhabit the field predators as well as pests, and also their life cycles, obviously, क्या pattern होता है feeding का और उनका habitat क्या होता है, which will help develop appropriate means of biocontrol. Right? The very familiar beetle with red and black markings, the ladybird, dragonflies are used to get rid of aphids and mosquitoes respectively, right? Dragonfly, they feed on mosquitoes. Beetle का aphids हो गया, ठीक?
An example of microbial control agent can be Bacillus thuringiensis, ठीक है, often written as BT, which are available in sachet as dried spores. Like I said, bacterial spores present होते हैं, इनमें water mix किया जाता है और इनको spray कर दिया जाता है onto the crops and plants. In the gut of larvae, the toxin is released and the larvae gets killed. Bacterial disease will kill the caterpillars but leave other insects unharmed. So again, it is narrow spectrum, right? Because of the development of methods of genetic engineering in the last decade or so, the scientists have introduced B. thuringiensis toxin genes into plants which are resistant to attack by pest. One such example is the Bt cotton. A biological control being developed for use in treatment of plant disease is fungus trichoderma. ये free living होते हैं and they are common in root ecosystem, hyphae बनाते हैं and they will obviously stop the attack of various pathogens. Baculovirus are pathogens which attack insects and other arthropods. Majority of baculovirus are used as biocontrol agents and they belong to the genus Nucleohydrovirus, right? So Nucleopolyhedrovirus, ये नाम याद रखना specifically of the genus जो कि use किया जाता है as biocontrol agent amongst the baculovirus. These viruses are excellent candidates for species-specific narrow-spectrum insecticidal application. याद रखना, they are not harmful for plants and other animals. बहुत narrow spectrum होते हैं, बहुत specific होते हैं in the kind of organism they use as host. They have been shown to have no negative impacts on plants, mammals, birds, fish, or even on non-target insects. This is especially desirable when beneficial insects are being preserved to aid in an overall integrated pest management program. Right? So I hope you have understood about the biocontrol agents. Moving on to biofertilizers. So biofertilizers की अगर बात करें तो सबसे पहले fertilizers क्या होते हैं? ये concentrates होते हैं अलग अलग minerals के, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, इनके अलग अलग concentrations यूज किए जाते हैं and again it is a chemical. So जहाँ पे chemical आता है, provided it increases the soil fertility for some time, लेकिन long term effects वही होते हैं कि ये pollution cause करने लगता है. Of course these are chemicals, right? घटने भी लगती है soil fertility at some point. The soil may become barren also. The crops might not grow because they will have insufficient nutrients all the time. इसके अलावा भी it also harms the other biota also because it is chemical. Biomagnification भी होने लगता है. So again, fertilizers as chemicals जब हम use करते हैं, there are a lot of ill effects which are seen on the environment as well as on the living organisms. और इसीलिए important है to switch to biofertilizers. Biofertilizers is again biotic life which can actually increase the nutrient of the soil, increase its fertility, enrich it with nutrients, right? तो जाहिर सी बात है जब biotic life को use किया जाएगा in terms of fertilizing the soil, in terms of increasing its fertility, then it will be more economical, it will be less polluting. और इसके अलावा जब biotic life use की जाती है ना तो pathogenic control भी होता है. So if we are to write about the advantages of using biofertilizers, it is economical, ठीक है, सस्ता होता है comparatively to the chemical fertilizers which are used, non-polluting, and it also masters a control over pathogen. Right? So examples क्या क्या है? सबसे पहले अगर बैक्टीरिया को देखें, बैक्टीरिया एक्चुअली दो तरीके से सॉइल में रहता है. या तो ये लूज एसोसिएशंस फॉर्म कर सकता है, ऑब्लिगेटरी एसोसिएशंस फॉर्म कर सकता है, या फिर ये फ्री लिविंग भी हो सकता है. सो इट कैन फॉर्म एसोसिएशन और इट कैन बी फ्री लिविंग, राइट? जैसे यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द बैक्टीरिया राइजोबियम. राइजोबियम के बारे में सुना है आई होप. राइजोबियम जो है वो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है. बेसिकली जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट से एसोसिएट हो जाता है और नोड्यूल्स टाइप के बना लेता है, राइट? सो नोड्यूल्स टाइप के रूट्स के साथ बना लेता है कुछ ऐसे, राइट? इन नोड्यूल्स के अंदर ये बैक्टीरिया ग्रो और डेवलप करता रहता है, मल्टीप्लाई करता रहता है और इन टर्न इन्हीं नोड्यूल्स के अंदर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. So basically the plants they cannot utilize the nitrogen which is present in the atmosphere. उनको चाहिए होता है nitrogenous compounds जो कि soil में कौन लाएगा? ये बैक्टीरिया लाता है, right? So ये इस
ये प्लांट बैक्टीरिया को शेल्टर देता है, उसको फूड देता है। इन टर्न बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में उसको कन्वर्ट करता है इनटू कंपाउंड्स, इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, जो कि ये प्लांट यूटिलाइज कर पाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज जो बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पर होनी चाहिए वो है नाइट्रोजनेस एंजाइम, जो कि एक्ट करेगी फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो यहाँ पर होता क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, राइट। और इसके लिए जो एंजाइम इंपॉर्टेंट है वो है नाइट्रोजनेस, राइट। नाइट्रोजनेस एंजाइम जो है तब एक्ट करती है जब ऑक्सीजन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट होता है, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। तो अब जाहिर सी बात है ऑक्सीजन तो हर जगह होगा, तो इसके लिए यहाँ पर नोड्यूल्स के अंदर ही एक पिगमेंट होता है बाय द नेम ऑफ लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन पिगमेंट एक्चुअली ऑक्सीजन को कैप्चर करता रहता है और इस तरीके से नाइट्रोजनेस को एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट देता है ताकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की तरफ एक्ट कर सके, राइट। सो दैट वाज इंपॉर्टेंट। देन फ्री लिविंग में दो एग्जांपल्स याद रखना, अजोटोबैक्टर एंड एजोस्पिरिलम। एजोस्पिरिलम एक्चुअली कभी कभी लूज एसोसिएशन भी बनाता है जैसे सोरगम ग्रास के साथ, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स दैट यू मस्ट रिमेंबर इन बैक्टीरिया। देन देयर कम्स फंगसेस। फंगसेस जो होते हैं इनका स्पेशल नेम जो है बाय विच दे एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर इज माइकोराइजा। माइकोराइजा एक्चुअली फंगल हाइफे होते हैं जो एसोसिएट हो जाते हैं रूट्स के साथ, एज यू कैन सी हियर। तो हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, या तो ये ऊपर से एसोसिएटेड रहते हैं या फिर अंदर के साइड भी कॉर्टिकल सेल्स तक भी मूव कर सकते हैं। सो देयर इज एक्टो और एंडो माइकोराइजा। एक्टो यानी कि ऊपर रहते हैं तो सरफेस एरिया काफी इंक्रीज कर देते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते रहते हैं प्लांट्स को, है ना। और दूसरे होते हैं जो कॉर्टिकल सेल्स के अंदर मूव कर जाते हैं, रूट्स के कॉर्टिकल सेल्स के अंदर मूव कर जाते हैं और वहां पे वेसिकल्स बना लेते हैं जिससे अगेन न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होता है। In turn, the fungus is obviously getting shelter as well as food from the plants, right? So again, this is a symbiotic kind of relationship which occurs. Mycorrhiza जैसे देखा गया है oak में, orchids में, right? It is common in these kind of plants. Then further, if we talk about cyanobacteria यानी कि blue green algae, ब्लू ग्रीन एल्गे के केस में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा गया है। ये एनरिच करते हैं सॉइल को विद नाइट्रोजन। अगेन दे कैन आल्सो बी इन एसोसिएशन विद सर्टेन प्लांट्स, जैसे यहाँ पर तुम एक एसोसिएशन देख सकते हो, ये अजोला का फर्न है, ठीक है, जिसके साथ द साइनोबैक्टीरिया एनाबीना अजोले रिमेन्स इन एसोसिएशन, राइट। इसका एसोसिएशन होता है इस फर्न के साथ एंड ऑब्वियसली फर्न के लिए ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता रहता है। देयर आर ऑब्वियसली द फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया आल्सो व्हिच आर प्रेजेंट इन सॉइल, और सॉइल में ही ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज ऑस्लेटोरिया, एनाबीना हो गया, नॉस्टॉक हो गया, दीज आर फ्री लिविंग वंस, ठीक है। सो दीज हियर आर the free living cyanobacteria which are involved in nitrogen fixation. So with this we come to the end of this particular lecture as well as this chapter. Now in the next class we are going to discuss about the mind map, summarize this chapter और हम discuss करेंगे previous questions as well. So we'll meet again same time tomorrow. Thank you. Are you tensed about your board examinations? Well, relax. We have got you covered. Your board examinations are fostering. OL Experts is launching a special crash course batch Target Term 2. For students of classes 10th and 12th, we will be offering live lectures, doubt clearing sessions and mind map discussions absolutely free. So what are you waiting for? Join us for proper guidance from our faculties in various subjects which will boost your score and help you fuel your flight to success.